सबसे पहले आप सभी को जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जय भीम। विशेष रूप से इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, डॉक्टर चंद्रशेखर मुरुमकर साहब को अभी हमने सुना। उनके प्यार की ऊर्जा और ऊष्मा को मैं दिल से महसूस करता हूँ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सरवदे जी इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के और महाविद्यालय के अन्य विभागों के भी सभी प्राध्यापक, विद्यार्थी और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के या उनसे इतर भी जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। विशेष रूप से जो हमारे अगले सत्रों में आएंगे डॉक्टर रेखा रानी और हमारे दत्ता मुरुमकर जी, उनको विशेष रूप से मैं कहते हैं कि किसी सामान्य व्यक्ति का अपमान करना हो तो भारी सभा में उसे विद्वान घोषित कर दीजिए। लेकिन ये प्यार की भाषा है। तो मेरे बारे में जो कुछ कहा, जो मेरे परिचय में कहा या जो प्राचार्य जी ने कहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति के बारे में, मेरे जैसे के तो बड़ा मुश्किल होता है उसके आगे मैं क्या बोलूं। तो उसमें अपनी इज्जत बचाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। खैर, तो ये आज का अवसर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में और इस सेमिनार का ये हो रहा है, मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण अवसर पर ये संगोष्ठी हो रही है। ये केवल एक वेबिनार नहीं है, केवल एक विषय पर संगोष्ठी या परिचर्चा नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम ना केवल 75 साल बल्कि वो 75 साल पहले 1947 से पहले जो एक आज़ादी का पूरा आंदोलन था, उस समय की परिस्थितियां और उससे पहले का समय, समाज क्या उस समय की चेतना थी और आज क्या है, हम उस सब को देखने का, जानने का, समझने का एक अवसर है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम कहाँ गए हैं। और आज विशेष रूप से आप साहित्य के विद्यार्थी जुड़े हैं तो साहित्य ने कौन सी यात्रा पूरी की है, साहित्य ने क्या नया जोड़ा है, क्या पाया है और हम किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े हैं, कहाँ से हम छूट गए हैं, ये सब चीज़ों का एक मूल्यांकन का समय है। तो जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वाधीनता के अपने कुछ मूल्य होते हैं और जो पूरा स्वाधीनता का वो जो आंदोलन था वो कुछ मूल्यों को लेकर ही था। और उन मूल्यों में जो सबसे बड़े मूल्य थे वो थे प्रेम, सद्भाव, सह अस्तित्व और सहयोग। और हम देखते हैं कि पूरे आंदोलन के दौरान जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न भाषाभाषी लोग, वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बंध रहे थे और एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वहाँ संकीर्णताओं टूट रही थी, संकीर्णताओं से मुक्त हो रहे थे, हमारे भाषाओं की संकीर्णता टूट रही थी, सांप्रदायिक जो संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठ रहे थे, यहाँ तक कि जो धार्मिक पाखंड थे उनसे भी हम लोग समाज ऊपर उभर रहा था। यानी कि बहुत सारी जो बंदिशें या जकड़न थी उनसे मुक्त हो रहा था और उसी मुक्ति का एक प्रतिफलन था कि सब लोग और हमने एक यूनिटी के रूप में, एक एकत्र, एक इकाई के रूप में उस लड़ाई को लड़ा और देश आजाद हुआ। तो देखना यह है कि वे जो मूल्य थे, अभी जैसे कहा गया कि प्राचार्य जी ने भी उल्लेख किया कि
जो एक हम विविधता थी हमारे बीच में, लेकिन विविधता होते हुए भी एकता का अनुभव करते थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, ये उस समय के मूल्यों एक बहुत बड़ा मूल्य था। लेकिन क्या आज हम एकता का अनुभव करते हैं उस तरह का? क्या उस तरह का जो आज़ादी के उस समय जो सोचा गया था या जो उस आंदोलन के दौरान था, क्या उस तरह का प्रेम, उस तरह का सद्भाव, उस तरह का सहयोग की भावना, सह अस्तित्व की भावना, क्या आज वो है? हम जब पृष्ठभूमि में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो भावना थी एकता की, सद्भाव की, वो भावना देश की आज़ादी के साथ, देश के विभाजन के साथ ही वो खत्म हो गई, टूट गई। और वहाँ से एक अलग तरह का सद्भाव की जगह एक अलग तरह का एक कहते हैं कि अब समाज में एक विभाजन एक शुरू हो गया। एक सांप्रदायिकता, यानी कि धर्म की जगह सांप्रदायिकता आ गई। पहले ये था सांप्रदायिकता का जो तनाव था वो नहीं था। हमारे अलग अलग धार्मिक विश्वास थे, लोग अपने अलग अलग धर्मों को मानते थे, लेकिन सब अपनी अपनी पद्धतियों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ में वह एकजुट थे कि हम, देश हमारा है, हमें अपने देश को आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूरी मानवीय गरिमा चाहिए। हम उस मानवीय गरिमा के लिए पूरा देश लड़ रहा था। लेकिन देश के विभाजन के साथ में वो जिस तरह का विभाजन हुआ, मैं उस पृष्ठभूमि में ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि समय नहीं है, तो वहाँ पर जो एक सांप्रदायिक सौहार्द था, सद्भाव था, वो टूटा। और वो आने वाले समय में दिन पर दिन वो सांप्रदायिक खाइयाँ बढ़ती चली गई और वो अब धीरे धीरे आकर के वो और ज़्यादा अब आज और विकराल रूप उसने ले लिया है। उसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के कारण समाज में जो विभाजन था और जिस तरह की भयंकर त्रासदियाँ इस अस्पृश्य समाज ने या शूद्र समाज ने को झेलनी पड़ी, उन पर एक मरहम लगाने का काम स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किया गया। और जो स्वाधीनता के बाद जब भारत का संविधान बना और उस संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स आए, मेरी फिर एक बार विनती है कि जिनके माइक ऑन है कृपया म्यूट कर लें, कृपया, उनकी चर्चा आ रही है, दिक्कत होती है बात करने में, मेरी बार बार विनती है आपसे। तो जो हम संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स आए, मौलिक अधिकार, तो उन मौलिक अधिकारों के द्वारा तो सभी को जो समानता का अधिकार दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ा एक काम था। तो जो स्वाधीनता आंदोलन के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को संविधान में न केवल स्थापित किया गया बल्कि उनको संरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन क्या वो संविधान के मूल्य भी आज समाज में उस तरह से हैं? हम देखते हैं वो मूल्य भी दिन पर दिन वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। आज़ादी के कुछ दशकों तक एक देखा गया कि जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो आज़ादी के दौरान का सद्भाव का माहौल था। गोहाने साहब, नाना साहब गोहाने, आपका माइक ऑन है, कृपया, वहां से आवाज आ रही है, मुझे दिक्कत हो रही है बात करने में, प्लीज। तो हम देखते हैं वो जो मूल्य है वो मूल्य खंडित होते जा रहे हैं। जो संविधान जो वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग या लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर जो सभी तरह की समानता में विश्वास करता है, जो एक व्यक्ति को एक मूल्य मानता है, एक व्यक्ति को एक ही वोट, चाहे वो अमीर है या गरीब है, कोई किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का है, कितना ही अशिक्षित है या कितना ही वो शिक्षित है, कोई किसी भी पद पर है या कुछ पद पर नहीं है। यानी कि संविधान की दृष्टि में ये एक ऐसा राष्ट्र बनाने की कोशिश, कल्पना होती है कि जहाँ एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का एक बराबर मूल्य है, सभी को वोट का अधिकार है तो बराबर वोट का अधिकार है, और वो सभी की एक मानवीय गरिमा बराबर की समझी गई। लेकिन समाज में ऐसा नहीं हो रहा। समाज में वो सारे मूल्य वो एक तरह का एक ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। बल्कि अब स्थिति ये हो गई है कि जिनको हम आज अपने जैसे डाइवर्सिटी कहते हैं, एक्चुअली वो डाइवर्सिटी नहीं है,
जो डिवीजन है समाज का, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। समाज दो तरह की चीज़ें होती हैं, विभाजन अलग होता है, विविधता अलग होता है। विविधता वो थी जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान थी, कि लोग अलग अलग भाषा भाषी थे, अलग अलग धर्मों और विश्वासों को मानने वाले थे, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले थे, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के थे, अलग तरह का उनका खान पान और रहन सहन था, लेकिन उसके बावजूद वे सब एकता का अनुभव करते थे। वो विविधता थी हमारी, उस विविधता में सब एकता अनुभव करते थे। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है या जातिवाद है, ये विविधता नहीं है, ये विभाजन है, ये समाज का विभाजन करता है। जो सांप्रदायिकता है, ये विभाजनकारी तत्व है, ये विभाजन करता है संप्रदाय आपस में, तो ये विविधता नहीं होती, ये विभाजन है। तो ये जो चीज़ है कि आज विभाजनकारी तत्व, विभाजनकारी सोच अधिक तीव्र होती चली जा रही है। उसी का परिणाम हम कई रूपों में आप देखते हैं। मैं साहित्य की दृष्टि से यदि बात करूं तो हम देखते हैं कि जो स्वाधीनता से पहले का जो साहित्य था, हिंदी साहित्य को ही आप देखेंगे तो उसमें जो हिंदी का प्रारंभिक साहित्य है, जो चाहे कथा साहित्य कहानियाँ हैं या जो प्रारंभिक उपन्यास हैं, उनमें आप देखेंगे एक वर्ण व्यवस्था का, जातिवाद का खुलकर का पोषण उसमें उसका किया गया है। उसमें पूरी तरह से उसको नकारा नहीं गया, उसको स्वीकार किया गया, उसका पोषण किया गया, उसकी पक्षधरता वहाँ दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, स्वाधीनता आंदोलन आगे बढ़ता है, वो चेतना बदलती है, कई तरह के विचार आते हैं, और वो विचार गांधी जी के साथ में एक विचार आता है, एक विचार समाजवादी विचार आता है, एक विचार मार्क्सवादी विचार आता है, और उन सब विचारों के साथ मिलकर के एक विचार जो बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में अम्बेडकरवाद का विचार आता है। ये सारे विचार एक साथ चल रहे थे और ये सारे विचार आपस में टकरा भी रहे थे और आपस में कहीं ना कहीं सामंजस्य भी बनाकर चल रहे थे। लेकिन मूल जो कोशिश थी वो ये कि जो दबा हुआ व्यक्ति है, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो प्रगति की दौड़ में पिछड़ रहा है, जो मनुष्यता की दौड़ में पिछड़ रहा है, उसको भी कैसे मानवीय गरिमा दी जाए, कैसे उसको भी सबके साथ दौड़ में शामिल किया जाए, कैसे भी सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, कि ताकि सब लोग हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और विकास के रास्ते पर हम लोग दौड़ें अपने देश को। और हम इस राष्ट्र को, जिसकी कल्पना स्वाधीनता आंदोलन ने राष्ट्रवाद की जो कल्पना की, जिस भारत राष्ट्र की, कि उस राष्ट्र को कैसे हम उन्नत और एक सम्मानित राष्ट्र बनाएं। ये जो आज़ादी का ये एक मूल्य था, ये एक सोच सबकी थी। तो वहाँ हम देखते हैं कि जो उस दौर में जो फिर कहानी आती हैं, जो कविता आती हैं, उन कविता में चाहे वो हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है कि मुझे फोड़ तोड़ लेना बनमाली फूल की अभिलाषा, जो कविता है वो हम सब लोग पढ़े हैं, कि वो जो अभिलाषाएँ आती हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की अभिलाषा आती है। साथ में जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, उन प्रेमचंद की कहानियों में जो आदर्श आते हैं, जो कि समाज को कैसे जोड़ा जाए, समाज के बीच जो, जैसे मान लें पंच परमेश्वर कहानी है उदाहरण के लिए, कि वो एक हिंदू है और एक मुसलमान है, लेकिन वो आपस में जब वो एक दूसरे के मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो पंच बनकर बैठते हैं तो वहाँ वो अपनी मित्रता भूल जाते हैं, वहाँ मनुष्यता आ जाती है। तो ये जो चीज़ है कि मानवीय मूल्य इतने आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन वो पंच के रूप में जब वो निर्णय देते भी हैं तो लेकिन वो उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होता, इस बात को सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनता, उनके बीच में कोई धार्मिक मुद्दा नहीं बनता, वो एक मित्र हैं, मित्र ही रहते हैं, लेकिन वहाँ वो अपना ईमान नहीं छोड़ते, अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ते। तो ये जो मूल्य था ऑनेस्टी का, ये ईमानदारी का, वो मूल्य आता जा रहा था। और ये जो मूल्य था, यही मूल्य था कि जो हिंदू को ईमानदार हिंदू, मुसलमान को ईमानदार मुसलमान, एक ईसाई को ईमानदार ईसाई बना रहा था। और इसीलिए सब लोग अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ, अपने अपने धार्मिक सिद्धांतों के साथ, अपने अपने विश्वासों के साथ थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ उस तरह की कटुता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये कटुताएं आई हैं। जैसे हम देखेंगे कि स्वाधीनता के जस्ट बाद में जो रचनाएं आई, आप राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास देखेंगे। उस आधा गांव उपन्यास में वो पूरी त्रासदी है। आधा गांव यानी कि वो गांव भारतीय है,
तो कैसे आधा एक तरफ जाता, आधे तरफ जाता है, और कैसे वो अपनी अपनी त्रासदियां झेलते हैं। तमस उपन्यास ने भीषम साहनी का देखा है। और उसके बाद में सबसे ताजा उपन्यास इस विषय पर हमारे सामने कमलेश्वर का आया, कितने पाकिस्तान। तो और बहुत सारी कहानियां आती रही, मंटो ने कितना सारा लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो ये जो चीजें आई, तो उसमें उस त्रासदियां आई समाजों की, कि जो विभाजन की त्रासदी हमने किस रूप में झेली, और वो हिंदुओं ने भी झेली, मुसलमान ने भी झेली। सब ने अपनी अपनी धार्मिक कट्टरपंथी के साथ गए, और जितने हम कट्टर होते चले गए उतने हम त्रासदियों का शिकार होते चले गए, क्योंकि उतने ही हम संकीर्ण होते चले गए। जहां उन कट्टरताओं से मुक्त होने की जरूरत थी, वहां हम कट्टर होते चले गए, और हमारे ऊपर धर्म न रह करके धार्मिकता हावी होती चली गई। ये धर्म और धार्मिकता के बीच बहुत बड़ा द्वंद्व हो गया। धर्म तो मनुष्य को जीना सिखाता है, धर्म मनुष्य को मानवीय बनाता है, धर्म मनुष्य को नैतिक होना सिखाता है। नैतिकता और सदाचरण, मुझे लगता है इसके अलावा धर्म कुछ होता भी नहीं है। और यदि हम इससे अलग यदि कुछ देखते हैं, यदि हम रिचुअल्स में जाने लगते हैं, यदि हम पाखंडों में जाने लगते हैं, यदि हम दूसरे प्रपंचों में जाने लगते हैं, तो फिर धर्म नहीं होता। वो धर्म के नाम पर एक दिखावा हो जाता है, वो एक भक्ति होने लगती है। जब हम चाहे मस्जिद में जाकर आजान लगाएं, चाहे मंदिर में जाकर घंटी और वो आरतियां उतारें सुबह शाम जाकर के, वो धर्म नहीं होता। वो एक हमारा एक भक्ति, एक भाव होता है, वो एक तरह का दिखावा होता है। हम धर्म के नाम पर कितना क्या कुछ कर सकते हैं, हम कितने धार्मिक, हर व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मैं कितना धार्मिक हूं। ये जो दिखावा जितना होता है, दिखावा वहां होता है जहां हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती। एक विद्वान व्यक्ति को दिखाना नहीं पड़ता कि मैं कितना विद्वान हूं। किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपनी प्रबुद्धता दिखानी नहीं पड़ती कि मैं क्या हूं। वो अपने आप उसके व्यवहार से परिलक्षित हो जाता है। कि सभ्य आदमी को अपनी सभ्यता दिखानी नहीं पड़ती, दिखावा वो करता है जिसके पास नहीं होता। तो ये जो हमारे यहां दिखावा आया, और जो भक्ति इतनी ज्यादा हो गई, तो अब जितनी भक्ति जितना होता चला जाता है, तो उतना जो भक्त है वो भगवान के नजदीक जाने लगता है। वो अपना, चाहे वो अल्लाह हो या गॉड हो या ईश्वर हो, अलग अलग धर्मों के जो भी हैं, वो जैसे जैसे वो भक्त होता जाता है, धार्मिक होता जाता है, ऐसे ऐसे वो ईश्वर की तरफ, वो जो एटर्नल एलिमेंट है, जो शाश्वत सत्ता है, वो उसकी तरफ बढ़ता जाता है। मनुष्यता से उसकी उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना भी आजादी के इन 75 वर्षों में मनुष्यता सिकुड़ी है, धर्म का विस्तार हुआ है, धार्मिकता का विश्वास हुआ है, विस्तार हुआ है, भक्ति का विस्तार हुआ है। और भक्ति धार्मिकता का जितना विस्तार होगा, मनुष्यता उतनी ही सिकुड़ती है। तो मनुष्यता का संकुचन हुआ है, और यहां हम अपने अपने दड़बों में और खांचों में और ज्यादा नजदीक आ गए हैं। जिन दड़बों से बाहर निकले, जब आजादी के उस दौर की बात थी, तो वहां पर एक इतना खुलापना था। मतलब जो लोग गांधी से प्रभावित हैं, तो उन्होंने, जो धनाढ़ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने गांधी जी के से प्रभाव से आकर के स्कूल खोल डाले। कुछ लोगों ने जो दूसरे विचारों से प्रभावित हैं, उन्होंने अपने दर से वो शिक्षण खोल डाले। मैं प्राइमरी स्कूल, मेरी जो शिक्षा हुई मेरे गांव में, वो महानंद मिशन हरिजन प्राइमरी पाठशाला, वो हरिजन पाठशाला, महानंद मिशन, एक महानंद नाम के कोई एक थे, गांधीवादी थे, तो उन्होंने एक महानंद मिशन चलाया और शिक्षा का मिशन चलाया, और कई जगह उन्होंने स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, इंटरमीडिएट तक के। और फिर उन्होंने एक महानंद मिशन हरिजन कॉलेज, MMH कॉलेज गाजियाबाद, जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, जो मेरठ विश्वविद्यालय का, जो आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उसका एक बहुत बड़ा विद्यालय है, तो उन्होंने खोले। ऐसे ही जब मैंने 6ठी से 12वीं कक्षा की मैंने शिक्षा प्राप्त की, आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज, तो वो भी एक इस तरह के ही एक इस तरह के एक थे, एक क्या नाम उसका, एक गांधीवादी एक व्यक्ति थे कि जो उनके प्रभाव में आए और उन्होंने स्कूल खोले। तो ये उन स्कूलों का ये प्रभाव था कि वहाँ पर वो संकीर्णता मुक्त हो रही थी। तो वो जो धार्मिक थी लोगों की, वो धार्मिकता इस रूप में आ रही थी कि हम मनुष्य का कैसे भला करें, हम मनुष्य का कल्याण किस तरह से करें। तो इस रूप में लोग आ रहे थे। लेकिन अब उस तरफ ध्यान नहीं है। अब ध्यान आ गया है कि हम
मंदिर को कितना मजबूत करें, हम मस्जिद को कितना मजबूत करें, हम अपने संप्रदाय को कितना मजबूत करें, हम अपने सांप्रदायिकता को कितना मजबूत करें, हम कैसे दिखाएं कि हम एक सांप्रदायिक रूप से हम एक शक्ति हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। वही जाति का और वर्ण का हो रहा है। तो जिस जाति और जातिवाद को, व्यवस्था को, वर्ण भेद को, जिस भेदभाव को संविधान ने खत्म कर दिया और 26 जनवरी 1950 को भारत से संवैधानिक रूप से वर्ण व्यवस्था का, जाति भेद का, जातिवाद का अंत हो गया, समाज में आज वो उतने ही तीखे रूप में वो विद्यमान है। तो वो चीजें खत्म नहीं हुई। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कथन हमें याद रखना पड़ेगा कि जब वो संविधान को सौंपने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो अंतिम भाषण उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन दो आई मेड इट, कि हालांकि मैंने संविधान को बनाया है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और संतुष्ट क्यों नहीं, उसका कारण उन्होंने दिया, बहुत भावुक कारण दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये संविधान ये प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा प्रदान करता है। ये संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आगे बढ़ने के अवसर देता है। लेकिन यहाँ का जो वर्चस्वशाली वर्ग है, कह रहे मुझे मन में शंका है कि यहाँ का जो वर्चस्वशाली वर्ग है, क्या वो अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्या उन वंचितों को वो अवसर देगा, मुझे इस बात पर संदेह है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि आज हम एक ऐसे द्वंद्व की स्थिति में आएंगे कि संवैधानिक रूप से सब समान होंगे लेकिन समाज के रूप में असमानता है। तो ये समाज और संविधान दोनों के बीच द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समाज और संविधान के बीच नहीं है, द्वंद्व धर्म और संविधान के बीच में है। कि जो राष्ट्र है, संविधान के द्वारा आज हम एक राष्ट्र है, और राष्ट्र संविधान से संचालित होता है, लेकिन समाज धर्म से संचालित हो रहा है। और धर्म की संस्था इतनी सशक्त है कि उसके समक्ष संवैधानिक व्यवस्था और संविधानिक के जो संविधान के मूल्य हैं वो बौने होते चले जा रहे हैं। आज लोग खुलेआम संविधान का विरोध भी कर रहे हैं, संविधान को जला भी रहे हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था में, एक गणराज्य में संविधान को जलाना, संविधान को नकार देना, ये समझा जा सकता है कि अब के आज़ादी के इन 75 वर्षों में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि हमारे मूल्यों का क्षरण किस तरह हुआ है। वो आज़ादी के जो मूल्य थे जो संविधान में आए, कि उन मूल्यों में कितनी गिरावट और हम कहाँ इतना आए। तो हुआ ये है कि ये संविधान ने यह अपेक्षा की थी और आज़ादी के हमारे नेताओं ने यह अपेक्षा की थी, और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा ये बिल्कुल अपेक्षित था कि जो वंचित और उपेक्षित वर्ग हैं, चाहे वो शूद्र हैं, अंत्यज हैं, या आदिवासी है, स्त्री है, या जो थर्ड जेंडर की हम बात करें, जो भी लोग हैं, कि वे अपनी मानवीय गरिमा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो अपने अधिकारों के प्रति, कि संविधान ने अधिकार दिए हैं, वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे, वो अपने अधिकारों को पहचानेंगे। और जैसा भी प्राचार्य कह गए थे कि अपने इतिहास को जानेंगे, तो इतिहास बोध पैदा होगा, जिससे उनके अंदर जो हीनता बोध है वो नष्ट होगा, और वो उससे मुक्त होकर के वो आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को अपना योगदान देंगे। लेकिन और ये भी उम्मीद की गई थी जो वर्चस्वशाली वर्ग है वो अपने उस वर्चस्वता के जो उसका बोध होता है, उसका तो वो अधिकार बोध है उसका, वो उससे मुक्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो वर्चस्वशाली वर्ग है वो अपने वर्चस्व का उसका जो भावना होती है वो उससे मुक्त नहीं हो रहा। उसी तरह से जो सवर्ण जातियां या समाज में उच्च जातियां हैं वो अपने उस उच्चता बोध से मुक्त नहीं हो रही हैं, और जब तक वो उच्चता बोध से मुक्त नहीं होती तब तक वो अंत्यजों को, शूद्रों को, या दूसरे जो इस तरह के निम्न वर्ग हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, घुमंतु हैं, चाहे वो थर्ड जेंडर कोई भी है, वो तब तक उनको मानवीय गरिमा वो नहीं दे सकते, उनको मनुष्य के रूप में पहचान नहीं सकते। तो ये जो अपेक्षाएं थी, ये मूल्य, ये साहित्य में हम बराबर देख रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी चाहे हमने आधा गांव में देखा, चाहे हमने तमस में देखा, तो अब एक चीज़ और दूसरी है, जिसे हम देखते थे आज़ादी के पहले गांव और नगरों के बीच, गांवों के बीच और नगरों के बीच, गांव और नगरों के बीच अलग अलग तरह के द्वंद्व थे।
अलग तरह के टकराहट थे, अलग तरह के प्रश्न थे। एक गरीबी और अमीरी के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। एक छोटा सा वर्ग था जो बहुत संपन्न था, अधिकांश वर्ग था जो गरीब था। आज़ादी के 75 सालों में चाहे वो शिक्षा का अधिकार मिला वंचित वर्गों को, उसके कारण सरकारी नौकरियों में या उसमें शिक्षा में उनको अवसर मिला, आरक्षण मिला, उसका कारण हुआ, तो उससे कुछ स्थिति बेहतर हुई। और जो निम्न वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा एक मध्य वर्ग बना। उच्च मध्य वर्ग नहीं भी बना तो निम्न मध्य वर्ग बना, लोअर मिडिल क्लास बना, लेकिन मध्य वर्ग बना। मध्य वर्ग आने के बाद उसके अपने तरह के द्वंद्व हो जाते हैं, अनेक तरह की चीजें। गांव में हम देखते जो पहले जो किसान था, पहले बड़ा जमींदार है, छोटा किसान है, तो बड़ा जमींदार छोटे किसान का शोषण कर रहा है। लेकिन जो श्रमिक उन खेतों में काम कर रहा था, जो दलित व्यक्ति था, वो तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। किसान कल भी पहले भी मर रहा था, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। गोदान का होरी जिस आर्थिक संकट से गुजरता है और जिस तरह से वो साहूकारों के शोषण का शिकार होता है, आज का किसान भी उस शोषण का शिकार हो रहा है। आज भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, देश के अनेक हिस्सों में कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं द्वंद्व, ये कम नहीं हो रहे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। बल्कि आप एक और देखेंगे, गोदान का उदाहरण मैं दे रहा हूं। गोदान में गोबर, वो शहर जाता है, शहर जाकर उसे मजदूरी मिलती है तो उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता है। लेकिन जब वो गांव आता है तो कुछ दिन तक वो उस शहरी ठसक के साथ रहता है, लेकिन वो गांव की जमीन, गांव का माहौल उसकी उस ठसक को खत्म कर देता है। क्योंकि गांव में आने के बाद में वो व्यक्ति नहीं होता, वो एक जाति होता है, और चूंकि वो निम्न जाति का भी है तो इसीलिए वो समाज उसका उस जाति के साथ व्यवहार करता है। यही चीज आप देखेंगे तो जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन ने अपना, उसमें देखेंगे उसका जो काली है, वो काली जब शहर चला जाता है और वहां से कुछ साल पैसा कमा के लाता है तो वह गांव में अपना पक्का घर बनाना चाहता है। वो इस हैसियत में है और इसलिए वो चाहे वो गांव का चाहे जाट है या कोई भी है या ठाकुर है, वो सबके साथ में मतलब विनम्रता से बड़ों का लिहाज तो करता है। लेकिन जब वो किसी चमार को, किसी चूड़े को, किसी निम्न जाति के व्यक्ति को गाली देते अपमानजनक, तो अंदर से कसमस आता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दिन गांव में रह जाता है तो गांव उसे उसी रूप में देखने लग जाता है और उसको उसकी औकात बता देता है और वो अपना मकान तक नहीं बना पाता। तो ये जो द्वंद्व होते हैं, आजादी के पहले का मूल्य, अभी भ्रष्टाचार का जिसे जिक्र किया, हम कहां पहुंचे हैं। प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों में बहुत खूब मिलता है। माने नमक का दरोगा कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति कि जहां नहीं कोई गुंजाइश होती वो वहां भी रिश्वत का या भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेता है। भ्रष्टाचार हमारी संस्कृति रही है और ये संस्कृति, धर्म और संस्कृति का ऐसा घालमेल होता है कि हम धर्म को संस्कृति समझने लगते हैं और संस्कृति को ही धर्म समझने लगते हैं। समाज में इस तरह का है। और ये जो वर्चस्ववाद है, ये भ्रष्टाचार की जड़ में वर्चस्ववाद होता है, श्रेष्ठता बोध होता है कि जो पहले से ही जो यहाँ के संसाधनों पर, स्रोतों पर कब्जा कर किए हुए वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति है, वो अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहता और वो जिस तरह का ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में, पहनावे में, तो जो निम्न वर्ग है वो उसकी नकल करता है, वो उसके जैसा होना चाहता है, उसके जैसा खाना चाहता है, उसके जैसा रहना चाहता है। अपनी भी शादी ब्याह करेगा अपने बच्चों के तो उसके जैसा करना चाहता है। उसके पास नहीं होता तो कर्ज लेता है, कर्ज लेता है तो अपनी जमीन घर बेचता है, और नहीं होता है तो भ्रष्टाचार होता है, वो दफ्तर में जाता है तो रिश्वत लेता है। तो ये जो चीजें हैं वो भ्रष्टाचार प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे और रचनाओं में मिलता है। और यह भ्रष्टाचार आपको आते आते वो यहाँ भी देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार क्या चीजें हैं, तो वे जो मूल्य थे वे आपस में जो हमें जो बदलाव जिसकी अपेक्षा हम कर रहे थे कि आज़ादी के जो आने के बाद में और स्वतंत्र भारत के जो अपने मूल्य हैं, यहाँ पर एक नया भारत होगा, नया समाज होगा, नहीं हुआ। और कारण उसका ये है कि हम व्यक्ति और देश
उन दोनों की स्वतंत्रता को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों स्वतंत्रताएं अलग हैं। 1947 में देश स्वाधीन हुआ, भारत देश स्वाधीन हुआ विदेशी सत्ता के अधिपत्य से, अंग्रेजों के शासन से भारत मुक्त हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन भारत का रहने वाली जनता, भारत के रहने वाले लोग, वे सब स्वतंत्र नहीं हुए। व्यक्ति स्वतंत्रता होता क्या, एक अनुभूति है, एक अनुभव है, और ये तब होती है जब व्यक्ति स्वतंत्रता का, यानी कि जब वो समानता का उसे अनुभव हो, जब उसे भी कहीं भी आने जाने का, जब उसको भी उसकी वही मानवीय गरिमा हो, वो भी अपनी इच्छा से कोई भी पेशा चुनने का, कोई भी काम करने का, कहीं भी आने का, कैसा भी खाने का, पीने का, रहने का, दूसरे लोगों की तरह जब वो रहता है, तब वो स्वतंत्र अनुभव करता है कि मैं भी स्वतंत्र हूँ। लेकिन जहाँ उसको कदम कदम पर उसको ये एहसास कराया जाता है कि ये तेरे लिए नहीं है, तेरा प्रवेश यहाँ वर्जित है। आज भी भारत देश के कितने ही मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। कई मंदिरों के बाद ये बोर्ड लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर आती रहती हैं उनके वीडियोस। बहुत सारे दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिरों में तो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके कपड़े उतारवा दिए जाते हैं, आपको शरीर नंगा करके जाना पड़ता है। तो शरीर नंगा क्यों जाना पड़ता है? वो देखना पड़ता है कि इसने गले में वो जनेऊ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, कि ये द्विज है कि अद्विज है। उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो बहुत सारे मंदिरों में स्त्री को प्रवेश नहीं है, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उनको भी दक्षिण भारत के एक मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, प्रधानमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि वो स्त्री हैं। बहुत सारे मंदिरों में सवर्णों का प्रवेश नहीं है, शूद्रों का प्रवेश नहीं है, अंतजों का प्रवेश नहीं है। तो ये जो चीजें हैं आज भी अखबारों में आप रोज पढ़ते हैं, टीवी में भी आप देखते हैं कि कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में और दूसरे क्षेत्रों में भी, कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठ के उसको नहीं निकलने दिया। यह स्वतंत्र भारत में है। तो ये मूल्य बदले नहीं है। तो वो जो वर्चस्ववादी वर्ग है, वही मैं कह रहा हूं, वो अपनी वर्चस्वता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने एक बौद्ध में, अपने एक तरह के एक दंभ में है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, और वो श्रेष्ठता हर रूप में है। यदि अब ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता में है कि मैं तो जन्मना श्रेष्ठ हूं, जन्मना द्विज हूं और मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और ये तो जैसा कि उसमें अब वो स्मृतियां भी कह रही हैं कि जो पूरी पृथ्वी का स्वामी है, पूरा पृथ्वी का स्वामी है, मालिक है, वो ब्राह्मण है, वो देवता है, भूदेवता है, कि मैं सबका स्वामी मैं हूं, तो सारा कुछ सब कुछ मेरे अधीन होना चाहिए। वो सबको अपने अधीन रखना चाहता है। वो अधीनता संपत्ति में भी, वो अधीनता ज्ञान में भी, वो अधीनता साहित्य में भी, वो अधीनता राजनीति में भी, वो अधीनता धर्म में भी, वो हर जगह अपना वर्चस्व चाहता है। इसलिए साहित्य में भी आप देखेंगे कि साहित्य में उन्हीं मूल्यों को, कि जो ब्राह्मणवादी मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों को वो स्थापित करते हैं साहित्य में। और जहां जिस साहित्य में वो मूल्य स्थापित होते हैं, वो हैं, उसी को ही वो श्रेष्ठ साहित्य कहते हैं, उन्हीं को कालजयी रचनाएं कहते हैं। हिंदी की, भारतीय साहित्य की पूरे की, लेकिन हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, जितनी भी श्रेष्ठ या कालजयी रचनाएं हैं, क्लासिक रचनाएं हैं, उन सब के सब में किसी ना किसी रूप में ईश्वरवाद का पोषण हुआ है, देववाद का पोषण हुआ है, किसी ना किसी रूप में वर्ण व्यवस्था का पोषण हुआ है। कृपया अलका जाधव जी कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। अलका जाधव जी, अलका जाधव जी कृपया माइक म्यूट कर लें अपना। अलका जाधव, मैं फिर बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं। या अब किसका आ गया ये? सैयद अताए महाबादी खादरी कौन है? या आपका माइक ऑन है? या कृपया मेरी विनती है, मुझे नहीं, किसी भी वक्ता को सुने। आप वक्ता मुझे भी परेशान करता रहा कोई। हाँ हाँ, हाँ, सबको मुझे भी म्यूट कर दो, मैं अनम्यूट हो जाऊंगा। सबको म्यूट कर दो एक बार। चलो ठीक है। तो मैं कह रहा हूं वो जो वर्ग है वो अपनी छोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए आप देखेंगे साहित्य में वे जो
प्रस्थापित जितने कालजयी रचनाएं, मैं एक एक रचना का नाम नहीं गिना रहा हूँ, आप खुद देख लेंगे। अब चाहे वो हमारा वीरगाथा काल है, चाहे हमारा उसके बाद में रीति काल है, चाहे हमारा आधुनिक काल है, उसमें आधुनिक काल में भी छायावाद है, या कोई भी काल, कोई भी दे लीजिए, कोई भी विधा की रचना दे लीजिए, हम इस चीज़ के में अपने आप को थोड़ा सा मानते हैं कि हम छंदबद्ध कविता से छंद मुक्त कविता की ओर आ गए। हम इतने आ गए कि हमारे साहित्य में जो नायक थे, वो नायक जो हमारा जो जन्मना जो कहते हैं कि वो अभिजात्य जो नायक होता था, है ना, जो उच्च कुलोत्पन्न होता था, उसके बजाय एक आम आदमी भी नायक बनने लगा। लेकिन क्या वो नायक बना तो क्या वो नायक अपने मूल्य लेकर आया? क्या वो नायक जो बन रहा है, मान लिया सूरदास एक प्रेमचंद का एक उपन्यास का नायक है, अब सूरदास नायक है, लेकिन वो नायक कौन से मूल्यों का पोषण कर रहा है, देखना ये होता है। या राग दरबारी का लंगड़ है, वो नायक नहीं है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, तो वो जो लंगड़ है, वो लंगड़ कौन से मूल्यों को स्थापित कर रहा है? वो एक केवल इसलिए कि एक छोटी सी नकल उसे कचहरी से लेनी है और उसके लिए वो 6 महीने तक रोज वो कचहरी जा रहा है, आ रहा है, और केवल वो चूंकि वो रिश्वत नहीं देना चाहता, वो मूल्य पर टिका हुआ व्यक्ति है कि मैं भ्रष्टाचार, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं एक धर्म का पालन का वो धर्म को इस रूप में देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन वो जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए धर्म का, धार्मिक मूल्यों का, नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता है। वहाँ अपना हित, अपना वर्चस्व कि कैसे हम अधिक से अधिक ये कर सकें, चाहे हम आर्थिक रूप से अपना वर्चस्व जमाएं, समाज में कैसे अपना वर्चस्व जमाएं। तो ये जो द्वंद्व और टकराहट आए हैं, ये जो तनाव आए हैं, उन्हीं तनाव का कारण है कि समाज में ये जो अब जो मैं कह रहा हूँ जो निम्न वर्गों के अंदर एक चेतना आई है कि हम भी मनुष्य, वो अपनी मानवीय गरिमा को पहचानने लगे हैं, वो अपना इतिहास को पहचानने लगे, अपने इतिहास को खोजने लगे हैं। विशेष रूप से दलित लोग, स्त्री, आदिवासी, या जो हमारा जो जैसे हम किन्नर कहते हैं, थर्ड जेंडर हमारा जेंडर है वो, तो ये सब लोग वो अपने अपने अपनी अपनी अस्मिताओं को खोजने लगे हैं। वो और वो इस बात को साहित्य में अभिव्यक्त करने लगे कि हम भी मनुष्य हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, और हम भी उसी तरह के अवसर, उसी तरह के हमको चाहिए जैसे कि सबके लिए होते हैं। हमको भी वही मानवीय गरिमा चाहिए जो सबके लिए होती है। और इसलिए वो जब उन्होंने ढूंढा तो आप देखेंगे कि जिन स्वाधीनता आंदोलन के जिन नायकों को हम रटते चले आ रहे हैं, उसमें दलित और आदिवासी समाजों के लोग नहीं है, गिने चुने 1-2 लोग आते हैं। तिलका मांझी आ गए, या हमारे बिरसा मुंडा आ गए, आदिवासियों में आ गए, या दलितों में कोई 1-2 लोगों का नाम कहीं पर आ गया, नहीं आता। जबकि ऐसी किताबें मौजूद हैं। हिंदी में एक किताब है, DC दिनकर की किताब है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अछूतों का योगदान, उसमें 427 लोगों का उल्लेख तो उसमें है कि जिन्होंने अपने स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, प्राण न्योछावर किए, या बहुत बड़े से बड़ा त्याग स्वाधीनता के लिए किया, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। तो ये दलित लोग, आदिवासी लोग, वो अपने नायकों को ढूंढ रहे हैं, वो अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं कि हम, क्योंकि दास्ता, पराधीनता को इतिहास नहीं होता, इतिहास होता मनुष्यता का, कि हम भी मनुष्य थे। इतिहास गौरव का होता है, हम भी गौरव थे, और उस गौरवशाली परंपरा को जब पहचाना है तो गौरवशाली परंपरा में पहचानते हुए वो अपना इतिहास में वो पीछे तक गए हैं, बुद्ध तक गए हैं, उस दौरान के बाद के अपने राजाओं को देख रहे हैं कि हमारे भी राजा होते थे, हमारा भी राज्य होता था, हमारा भी गौरवशाली इतिहास था, और अब हम हमेशा दीनहीन नहीं होते थे, बल्कि टकराव होता था, 2 संस्कृतियों का, 2 परंपराओं का हमारा उनके साथ में टकराव था, और टकराव के साथ बराबर युद्ध हुए हैं, कभी वो पराजित हुए हैं, कभी हम पराजित हुए हैं। तो ये जो चीज़ है, जिस इतिहास बोध ने दलित समाज में, वंचित समाज में ये चेतना जागृत की है कि हम कायर नहीं हैं। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, दलितों के बारे में, कि ये एक नॉन मार्शल रेस है, कि ये कायर कौम है, और यही कह करके उनका सेना में उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेना में नहीं लिया जाता था कि ये कायर हैं, लड़ नहीं सकते। ये इतिहास बोध ने बताया हम कायर नहीं है। ये आपके भीमा कोरेगांव का इतिहास बता रहा है कि दलित लोग कायर नहीं है, वो बहादुर कौम है, वो किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ना शिक्षा के क्षेत्र में कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में शंभुक बता रहे हैं, शंभुक एक ऋषि है, वो तपस्या कर रहे हैं, वो अपनी साधना कर रहे हैं। तपस्या क्या कर रहे हैं, कोई ईश्वर का थोड़ी वो आराधना कर रहे हैं, यानी वो ज्ञान का साधना कर रहे हैं, और वो चुनौती दे रहे हैं उस समय के ऋषि, ब्राह्मण ऋषियों को
वो चुनौती बन के खड़े हैं। उसके बाद परंपरा में हमारे आते हैं कितने सारे ऋषि आते हैं, वो आते हैं हमारे पास, कबीर आते हैं, रैदास आते हैं, उस परंपरा में आते हैं। और उससे पहले जो बौद्ध काल में भी आते हैं तो बहुत सारे लोग जो भिक्षु बने, बहुत सारे लोग अरहत भी बन गए। तो वो उन्होंने किस तरह का मानवीय मूल्यों को कैसे स्थापित किया, किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा और किस तरह का उन्होंने इस मनुष्यता को दिया, देश को दिया, जो योगदान दिया, वो सब सामने आया। तो वो इतिहास बौद्ध को पहचाना जा रहा है। आज उनको लेकर के नायकत्व, जैसे मोहनदास नेमिस राय ने उपन्यास लिखा है, क्या नाम उसका, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर ही, महानायक अम्बेडकर। तो ऐसे अब धीरे धीरे ये चेतना आएगी और अब चेतना आकर के छोटे छोटे नायकों को पहचाना जाएगा। झलकारी बाई पर कितने सारे महाकाव्य आ गए हैं, खंडकाव्य आ गए हैं, है ना। रमाबाई पर, माता रमाबाई पर आ गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पर कितने सारे हैं, ये सब आ रहा है। तो और अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक मराठी का ही एक बड़ा लंबा काव्य मैंने पढ़ा, धरतीपुत्र अम्बेडकर। एक नए ढंग से व्याख्या हो रही है इस रूप में भी। तो ये चीज़ें पहचानी जा रही हैं। तो ये जो स्वाधीनता के इन 75 वर्षों का जो हम बात कर रहे हैं, हमने क्या खोया और क्या पाया साहित्य में, तो साहित्य में एक बहुत बड़ी चीज़ आई है। ये जो दलित साहित्य का आना, अस्मितावादी साहित्य का आना, आदिवासी साहित्य का आना, ये इसको कोई ये कहे कि ये तो अलगाववाद है, ये उनकी संकीर्णता है, ये अलगाववाद नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि दलित साहित्य का आना या आदिवासी साहित्य का होना भारतीय साहित्य की परंपरा या उनके माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। कलंक, वो अपने उस कलंक को यदि वो नहीं धोते तो हमेशा वो कलंक उनका पीछा करेगा, वो कभी सर उठा के जी नहीं सकते हैं। कलंक इसलिए है कि यदि उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को मनुष्य माना होता और उनकी मनुष्यवत पहचान की होती, उनके सवालों को साहित्य में उठाया होता, उनकी जिजीविषा को, उनके संघर्षों को, उनकी त्रासदियों को, उनकी कसमसाहट को यदि साहित्य में व्यक्त किया होता और उनकी पक्षधरता में उनको लताड़ा होता जो उनका शोषण कर रहे हैं, तो आज दलित साहित्य नहीं होता, कोई जरूरत नहीं थी। अपना घर कौन बनाता है? अलग अपना घर वो बनाता है जिसको घर में जगह नहीं मिलती, जिसको सम्मान नहीं मिलता, जिसकी सुनी नहीं जाती, वो अपना अलग घर बनाता है। वरना एक ही पिता के 4 पुत्र हों, 4 संतानें हों, एक क्यों अपना अलग घर जाकर बनाने को मजबूर होता है? क्योंकि उसे वहाँ जगह नहीं है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसको उपेक्षा की जा रही है। तो वो सम्मान चाहता है, इसलिए अपने घर में वो सम्मान से रहना चाहता है। तो ये साहित्य का मैं समझता हूं इस स्वतंत्रता के 75 सालों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अस्मितावादी साहित्य का होना। और इस अस्मितावाद के साहित्य को उसने केवल ये कहें हम उसे आंदोलित किया है या साहित्य को ऊर्जा दी है, साहित्य के समाज को नहीं दी है। साहित्य के माध्यम से वो अनेक क्षेत्रों को उन्होंने ऊर्जा दी है और प्रेरणा दी है। क्योंकि साहित्य, ये सेमिनारों में, संगोष्ठियों में साहित्य से जुड़ने वाले लोग किताबों को, केवल कविता कहानी नहीं होता साहित्य। जो हमारा जो गद्य साहित्य है, हमारा जो वैचारिक साहित्य है, उस वैचारिक साहित्य को राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी पढ़ता है, राजनीति विज्ञान का, समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी पढ़ता है, अर्थशास्त्र का भी पढ़ता है, डॉक्टर भी पढ़ता है, इंजीनियर भी पढ़ता है, सब पढ़ता है। चाहे वो भौतिकी का विद्यार्थी है वो भी पढ़ता है, किसी ना किसी रूप में सब लोग जुड़े रहते हैं, सब पढ़ते हैं। तो ये साहित्य में इस आंदोलन, इसका आना, क्रांति का, इस क्रांति ने एक भारत में एक जमीन तैयार की है मनुष्यता की, कि जो संविधान के मूल्य थे, जो आज़ादी के मूल्य थे, उनको, और जो मूल्य मर रहे थे, उन मूल्यों को फिर से जिंदा किया है, उन मूल्यों को स्थापित किए है, उन मूल्यों को खाद पानी दिया है दलित साहित्य ने और आदिवासी साहित्य ने। ये बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये आता चला जाएगा, ये समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसी तरह से ये चीज़ें और भी आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो चूँकि अब समय बहुत कम है और मुझे लगता है एक संगोष्ठी का जो सत्र, उद्घाटन सत्र 12:30 बजे तक का समय था, ये 12:30 बजे अब होना जा रहा है। मेरा समय 45 मिनट था, पूरा हो गया है। तो मैं कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल मैंने नोट किए हुए थे कि मैं इन विषयों पर बोलूँगा, लेकिन होता यही है कि जब हम बोलने लगते हैं एक्सटेम्पोर तो कई चीज़ें अधिक विस्तार पा जाती हैं और उसमें कई बिंदु छूट जाते हैं।
लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में, जैसे हमारे अच्छे मित्र और बहुत से प्रबुद्ध विद्वान हैं दत्ता मुरुमकर जी, वो आने वाले सत्रों में वो उन मुद्दों की तरफ जाएंगे, रेखा रानी जी जाएंगी या और दूसरे वक्ता आएंगे, वो उन प्रश्नों को उठाएंगे और इसको रेखांकित करने की कोशिश करेंगे कि इस आज़ादी के इन वर्षों में बहुत से लोग जो आरक्षण पर सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोग जो दलितों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल कर रहे हैं, वहाँ बहुत, लेकिन वो लोग दलितों के आरक्षण का विरोध करने वाले लोग इस बात को नहीं उठाते कि जुडिशरी में आरक्षण नहीं है। सेना का इतना बड़ा क्षेत्र है, सेना बहुत बड़ा सेक्टर हमारे यहाँ रोजगार का है, सेना में आरक्षण नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा सेक्टर है उसमें आरक्षण नहीं है। केवल प्रशासनिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में केवल आरक्षण है। बहुत छोटा क्षेत्र है जहां आरक्षण है। देश की सरकारी सेवाओं का केवल 20% क्षेत्र है जिसमें आरक्षण है, 80% क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। और जो निजी क्षेत्र है वहां है ही नहीं। आज तो निजी क्षेत्र फैलता जा रहा है, अब तो सरकारी क्षेत्र भी सब निजी क्षेत्र बनता चला जा रहा है। और अब स्थितियां जो विचार का सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि जो आने वाला समय, आज हम जहां खड़े हैं यहां से आगे का समय कैसा होगा, यहां से आने की यात्रा अगली जो पिछड़े समाजों की, दलित समाजों की, वो यात्रा कैसी होगी। क्योंकि अब इस निजीकरण के कारण हो ये रहा है कि जो जिसे मैं कह रहा हूं मध्यवर्ग जो पनपा था, अब वो मध्यवर्ग फिर सिमटने लगा है और गरीब और अमीर के बीच की खाई फिर बढ़ने लगी है। सामंतवाद मजबूत होगा। आज पूंजीवाद का समय है, बाजार का समय है, तो निश्चित रूप से शहर में पूंजीवाद रहेगा, लेकिन गांव का सामंतवाद अभी मरा नहीं है। गांव का सामंतवाद आज भी जिंदा है। और उसका देखा अभी जो पैंडेमिक में, जो अभी कोरोना काल में, जो पहला ही जो लॉकडाउन हुआ था और जिस तरह से करोड़ों मजदूर नगरों से अपने गांवों की तरफ गए और भूखे नंगे रहे, वहां उनके खेत और जमीन उन गांव के सामंतों ने खरीदे हैं औने पौने दामों पर। वहां पूंजीपति नहीं गया, वहां गांव के सामंत और साहूकार ही थे जिन्होंने खरीदा है और उनको बेघर किया है, आज भी किया है। तो पूंजीवाद और सामंतवाद के बीच आज एक बहुत गहरा गठजोड़ है। धर्म और पूंजी के बीच बहुत बड़ा गठजोड़ है। कभी देश के स्वाधीन होने के बाद में पहले साल कुछ सालों में ही उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने धर्म को लेकर के एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। धर्म एक अलग क्षेत्र है, राजनीति अलग क्षेत्र है, राजनीति धर्म से मुक्त होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि मैं धर्म को भी राजनीति में तभी स्वीकार करूंगा, धर्म को, यदि वो राजनीति की पोशाक पहनकर आए, ये था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पहले राजनीति की पोशाक पहनकर धर्म वहां आया, धार्मिक लोग गए, लेकिन अब उनकी पोशाक भी धार्मिक पोशाक है। वो सीधे धार्मिक पोशाक में वो संसद और विधानसभा में जा रहे हैं। अब इतना बड़ा गया। तो धर्म का और पूंजी का, धर्म का और राजनीति का गठजोड़ जहां जहां होता है, वहां वहां आम जनता, वहां वहां समाज की निम्न वर्ग, वहां उनके शोषण उनका मजबूत होता है। क्योंकि धर्म भी शोषण करता है, राजनीति भी। और राजनीति यदि धर्म का पोषण करने लगेगी तो उससे बड़ा शोषणकारी तंत्र कोई नहीं होता। आज सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि धर्म, पूंजी और राजनीति, उन तीनों का गठबंधन है। और जितना तीनों का ये जो गठबंधन है, ये इसमें मनुष्य पिस रहा है, दलित पिस रहा है, आदिवासी पिस रहा है, और जितना भी कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो सब पिस रहा है और पिसेगा। ये जब तक ये गठबंधन नहीं टूटेगा तब तक ये पिसता रहेगा, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से शोषण करेंगे। धर्म अपनी तरह से एक ऐसी अफीम खिलाता है, आदमी की चेतना को ऐसा कुंद कर देता है, ऐसा भक्ति भावना से भर देता है कि उसको स्वर्ग के सपने दिखाएगा, उसके स्वर्ग के सुख के सपने दिखाएगा, उसको दूसरे तरह तरह की ईश्वर की प्राप्ति के साधन बताएगा, लेकिन मनुष्य के रूप में वो कैसे सुख और समृद्ध रह सकता है उसके उपाय नहीं बताएगा, ताकि व्यक्ति का ध्यान शोषण से मुक्त होने से हट जाए। इसलिए वो व्यक्ति को वो परालौकिक दुनिया में, दूसरी दुनिया में ले जाएगा, वो इस इहलोक से परलोक की तरफ ले जाएगा, इस जन्म से पुनर्जन्म के सपने दिखाएगा। धर्म इस रूप में एक ऐसा शोषण का भक्ति के रूप में एक ऐसा अफीम देता है कि वो कई पीढ़ियों तक काम करता रहता है। शिक्षित होकर के भी, डिग्रियां लेने के बाद भी, नौकरी पर जाने के बाद भी व्यक्ति
धार्मिक रूप से गुलाम बना रहता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। राजनीति सत्ता चाहिए, इसलिए सत्ता के लिए वो किसी के साथ समझौता करेगा, वो समाज को धर्मों में बांटेगा, वो जातियों में बांटेगा, उपजातियों में बांटेगा, उनको आपस में लड़ाएगा, धर्म का सहारा लेगा, भक्ति का सहारा लेगा। राजनीति भक्ति का प्रसार करती है, क्योंकि भक्ति से राजनीति को शक्ति मिलती है और शक्ति से उसको सत्ता मिलती है। माओ ने कभी कहा था चीन में कि सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है, लेकिन आज भारत के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि सत्ता मंदिर के शंख और घंटियों से निकलती है। भारत में आज सत्ता का केंद्र ये बन गया है। साहित्य को इन चीजों को पहचानने की जरूरत है। मक्सिम गोर्की जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, प्रेमचंद जो हमारे यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन दोनों का ये मानना था कि साहित्यकार को अपने समय और समाज की आँख, नाक, कान और मुंह सब कुछ होना चाहिए। वो जो देख रहा है ईमानदारी से, जो अनुभव कर रहा है उस सबको जो कुछ हो रहा है उसे अनुभव भी करे, कानों से सुने भी, आंखों से देखे भी, अनुभव भी करे और उसको अभिव्यक्त बोले भी, अभिव्यक्त भी करे। उसी ईमानदारी के साथ, उसी साहस के साथ ये साहित्यकार का दायित्व होता है। तो ये साहित्यकार की आज जिम्मेदारी है कि वो राजनीति को, राजनीतिक कुटिलताओं को, धार्मिक कुटिलताओं को, पूंजीवाद और सामंत की कुटिलताओं को, इन सब के गठजोड़ को और इन सब के स्वार्थों को और इस सबके साथ जो पिसने वाली मनुष्यता है उसको पहचाने और उसको साहित्य में अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करें, उन सवालों को अभिव्यक्त करें। सवाल उठाना बहुत जरूरी है ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ शोषणकारी शक्तियाँ अपना मजबूत हों और मनुष्य पिसता जा रहा हो। ऐसे में यदि चुप रहता है साहित्यकार, ऐसे में साहित्यकार यदि गोलमोल बात करता है तो गोलमोल बात करके वो उन शोषणकारी तत्वों का समर्थन करता है, वो उनको प्रोत्साहन देता है, उनको बढ़ावा देता है। ऐसा समय सच बोलने का समय आता है। सच बोलने के लिए साहस चाहिए, सच को सच बोलने के लिए साहस चाहिए। आज साहित्यकार को उस साहस की जरूरत है। मुझे खुशी है कि दलित साहित्यकार उस साहस के साथ सच को कह रहे हैं, सच को उठा रहे हैं। वो आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं, वो आंख छुपा के बात नहीं कर रहे। सामने वाले की आंखों में, शोषक की आंखों में आंखें डाल करके बात कर लेना, ये होता है। ये साहस, ये ऊर्जा ये दलित साहित्य दे रहा है। ये 75 सालों में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, हालांकि साहित्यकारों का एक ऐसा वर्ग भी है, ब्राह्मणवादी वर्ग या सामंतवादी वर्ग, कि जो दलित साहित्यकारों को समाज की तरह हाशिए पर धकेलने की कोशिश में है। जैसे गांव में दलितों का एक अलग टोला होता है, एक अलग मोहल्ला होता है, दक्षिण टोला, तो वो दलित साहित्य को या अस्मितावादी साहित्य को भी वो साहित्य का दक्षिण टोला बनाने पर उतारू हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है और इस रूप में दिखाई देता है कि जब विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जब सेमिनार होते हैं, दलित साहित्य पर सेमिनार होते हैं, तो जयप्रकाश करदम को बुलाओ, दत्ता मुरुमकर को बुलाओ कि ये साहित्य का उद्घाटन करेंगे, ये बीज वक्ता देंगे, ये मुख्य अतिथि होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन यदि वो किसी दूसरे विषयों पर सेमिनार करो तो वहाँ कोई दलित कितना ही बड़ा प्रोफेसर है, कितना ही बड़ा विद्वान है, वहाँ उनको नहीं बुलाया जाएगा। वहाँ उनके लिए वो दक्षिण टोला है, कोई वो तुम्हारा है, तुम अपने टोले में रहो, अपने गाँव में रहो, तुम बोलो करो, कुछ भी करो यार, तुम ही अध्यक्ष बनो, तुम ही सब कुछ कर लो। लेकिन यहाँ आओगे और बुलाया भी जाएगा तो कभी 10-20 लोगों के बीच में कोई एक दलित या कोई एक आदिवासी, जैसे कि टोटके के लिए होता है कि नज़र ना लग जाए, इसलिए एक बुलाया जाता है। वहाँ आपको ना उद्घाटन को बुलाया जाएगा, ना आपको बीज वक्तव्य के लिए बुलाया जाएगा, ना आपको कोई अध्यक्ष बना के बिठाया जाएगा, वहाँ आपको नहीं दिलाया जाएगा। कि पहचानी जा रही हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं पा रहे, ये पहचानने की जरूरत है। और ये साहित्य ने, समाज ने और बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उनके त्याग ने, ज्योतिबा फूले के त्याग ने, उसने साहू जी के त्याग ने, जो इन महापुरुषों के त्याग ने, कबीर ने, रैदास ने, नामदेव ने, चोखा बेला ने, इन सब लोगों के त्याग ने ये इतना सब हमको दृष्टि दी है कि उन्होंने समाज को पहचाना था, ठीक ठीक पहचाना था। वो दृष्टि अब हमको मिल रही है, हम देख रहे हैं वो कैसे पहचानते थे, हम भी पहचान रहे हैं। तो साहित्य का मैं समझता हूँ ये आने वाला समय एक चुनौतीपूर्ण समय भी है, एक महत्वपूर्ण समय भी है। और विशेष रूप से ये मैं साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी ये एक उपलब्धिपूर्ण समय भी है कि यहाँ पे एक दलित साहित्य जैसी, अस्मितावादी साहित्य जैसी एक धारा आ सकी। और ये अलग अलग क्षेत्रों में ये समाज विज्ञान को भी प्रभावित कर रही है, राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर रही है और ये दूसरे क्षेत्र अर्थशास्त्र को भी प्रभावित कर रही है।
ये सभी विज्ञानों को, सभी क्षेत्रों को भी ये प्रभावित कर रही है। और मैं कह रहा हूँ जितनी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी उतना समाज में उतना ही जो मानव बोध है वो उतना आगे बढ़ेगा, और उतना ही ये समाज उतना ही प्रगतिशील और मानवीय होगा, और उतना ही जो आज़ादी के मूल्य थे वो सार्थक होंगे। मैं अपना संवाद, अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।